बता दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर एजाज प्राची साहब। काफ़ी दिनों बल्कि हफ्तों की गैर हाज़िरी के बाद वो मुझे मिले हैं। वो ज़ाहिर है उनकी अपनी मसरूफियत है, मेरी अपनी मसरूफियत है। एनीवे, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर हमने बात करनी है तफसील के साथ। प्रोफेसर एजाज प्राची साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, ये देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं। और 9 मई के वाले से लोग कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट है। कुछ कहते हैं कि ये बगावत थी, कुछ कहते हैं कि अगर ये बगावत थी और जिस तरीके से ये लोग गए मुख्तलिफ जगहों पर, इन्होंने इनके टारगेट्स थे, उनको उन्होंने हदफ बनाया, आग लगाई, तबाही बर्बादी की। तो सवाल यहाँ पर ये होता है कि पुलिस क्या कर रही थी और फौज कहाँ थी। फ्लोर इज योर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि ये बगावत थी या कू था या जो भी था, हकीकत तो ये है कि देखिए, ये एक मैं समझता हूँ एक कू था, एक बगावत कह लें, जो भी कह लें, वो था। और वो इस तरह से था कि इसको प्लान किया गया। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डायरेक्टेड और वेल कोऑर्डिनेटेड था। आप सोचिए कि मुल्क, अगर फर्ज अगर हम जैसे 9 मई के वाकयात की बात करें, तो इमरान खान की गिरफ्तारी से ये शुरू हुआ, इमरान नियाजी की गिरफ्तारी से ये शुरू हुआ सारा कुछ। तो ये अचानक ही इस तरह से नहीं हो गया। अगर ये कभी कभी होता है ना, किसी लीडर को गिरफ्तार किया जाए या किसी कोई हादसा हो जाए, जैसे बेनजीर भुट्टो का वाकया हुआ था, तो लोगों ने आग लगानी शुरू की, सिंध में काफी तबाही बर्बादी हुई। लेकिन वो रैंडम जो 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 मॉब होता है, वो एक तरीके से वो बगैर सिमत के और बगैर डायरेक्शन के जाता है और हर प्राइवेट सिविलियन या गवर्नमेंट के इदारों को आग लगाता है, जलाव करता है। तो उसकी डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन इन वाकयात में आप देखिए, तसलसल के साथ ये स्ट्रेटेजिक असासों पे हमले किए गए, जैसे कोर कमांडर हाउस हो गया, या GHQ हो गया, या पेशावर का टेलीविजन सेंटर हो गया, या क्वेटा का हो गया, या फैसलाबाद में ISI का ऑफिस हो गया। तो ये सारे बिल्कुल ऑर्गेनाइज थे। जलाया गया, नुकसान दिया गया, कि बंदा कहे कि वैसे तो ये किसी हुजूम की कोई कार्रवाई थी। कोशिश कर रहे हैं कि तो ये भी सुना है कि लाहौर में ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी उन्होंने जला दिया। मियाँ वाली में भी उन्होंने एयरफोर्स का जो है ना वो टारगेट किया, वहाँ पर भी चले गए थे। एनीवे, तो आपका ये कह रहा है कि जो बेनजीर भुट्टो का था वो स्पॉन्टेनियस था, एकदम लोग उठ खड़े हुए हैं, ठीक। लेकिन ये आप ये कह रहे एग्जैक्ट, हैं कि बस वेल कोऑर्डिनेटेड टारगेट पहले से सिलेक्शन हो गई थी और सबको ड्यूटी लगाई थी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। लेकिन मैं आपको अगर थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, तो आप देखिए कि ये तुर्की में एक coup हुआ था, और वो भी उनका एक लीडर है जो अमेरिका में बैठा हुआ था, जिसका नाम फतहुल्लाह गोंदल है, तो सॉरी गोलन है, फतहुल्लाह गोलन, हम्म। ऐसे कोई नाम है उसका। तो उसने ये, उसके ऊपर इल्जाम था कि उसने अमेरिका में बैठ के ये सारा कुछ अरेंज किया। हम्म। लेकिन डॉक्टर साहब, वो जो coup हुआ, उसमें तुर्की और रूस के बहुत करीबी ताल्लुकात थे, और उसमें उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग थी। और जिस वक्त ये वाकया हो रहा था, उस वक्त जो है, तुर्की की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त उर्दगान, तो ये उर्दगान, उसके खिलाफ ये सब वाकया हो रहा था। तो वो उस वक्त रूस में बैठे थे, व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठे, क्रेमलिन में बैठे बातचीत कर रहे थे, और वो सब मॉनिटर वहां से वॉच कर रहे थे। जबकि जो कू करने वाले हैं उनको इल्म नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। तो ये दूसरी मर्तबा हुआ कि जो कू करने वाले हैं, अमेरिका में बैठ के चाहे किसी ने किया, या अमेरिका की साजिश का हाथ लहरा के जिसने करने की कोशिश की, तो उनके इल्म में नहीं था कि उनके साथ ये पासा ऐसे उलट जाएगा। आप जरा देखिए, कंपैरिजन कीजिए कि जब तुर्की वाला वाकया हुआ, उर्दुगान रूस में था, यानी सबको पता था कि क्या होने वाला है, और उन्होंने मौका दिया करने वालों को कि कर लें, ताकि न सिर्फ वो आइडेंटिफाई हो सके, बल्कि उन पे काबू भी पाया जा सके, और काबू पा लिया गया। इस मौजूदा वाक़े को आप कंपैरिजन करें, तो देखिए जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो ओमान में थे, कतर कतर में थे, कतर में। खुद कतर में थे, कतर में थे या बाहर। कतर में थे, हाँ। अच्छा, तो और जो 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 शहबाज शरीफ हैं, वो इंग्लैंड में थे। यानी उन्होंने खुद पर्पसली, देखिए डॉक्टर साहब, उन्होंने पर्पसली मौका फराहम किया करने वालों को कि आप कर लें,
बल्कि उनको फैसिलिटेट भी किया गिरफ्तारी का जो चक्कर करके। तो ये अंदरूनी खाना कंफ्यूजन क्रिएट की गई कि भाई चले आपको गिरफ्तार करते हैं, और जिस तरह से वो चैलेंज देते चले आ रहे थे और वो गिरफ्तार कर लिए जाते। लेकिन इसमें एक और चांस भी था कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त उड़कर वापस आते तो ये वही 1999 वाला 1999 वाला नवाज शरीफ पर परवेज मुशर्रफ का सिनेरियो बन जाता, कि जिसमें नवाज शरीफ पे इल्जाम लगा कि उसने जहाज अगवा कर लिया, हाईजैक कर लिया परवेज मुशर्रफ का, और उनको मजीद मौका मिल जाता। तो ये सब चीजें मैनेज की गई थी यहाँ से, और ऊपर से इनकी निगरानी की जा रही थी जो इनके इल्म में नहीं थी कि इनको किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। तो दूसरे लफ्जों में ये कहना चाहिए कि जो चाल इन्होंने चली कू करने वालों ने, वो उन्हीं जो 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 रेजिस्टेंस करने वाले हैं, मजामत करने वाले हैं, या जो फौज है, वो उन्होंने उनका पत्ता उन्हीं पे उलट दिया। अच्छा, और कहते हैं ना, ये कहा जाता है कि जिस एक दिन गिरफ्तारी से इमरान खान की गिरफ्तारी से एक दिन पहले उसको ये खबर मिल गई थी कि मेरी गिरफ्तारी होगी, और इमरान खान साहब ने जमान पार्क में, जहाँ पर बहुत बड़े अच्छे बुरे काम होते रहे हैं, वहाँ पर एक बात ये भी हुई कि प्लानिंग होगी कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, और लोगों को ड्यूटीज दी गई कि आपने ये ना टारगेट्स हैं जिनको आपने हिट करना है। तो इसमें भी कुछ स्ट्रेंथ है या कोई बात है? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, डबल एजेंट तो होते हैं, हर जगह होते हैं ना। अब अगर जो जो फौज के हमदर्द, खैरख्वाह या मुहिब वतन लोग थे, उन्होंने ही डबल एजेंट का रोल प्ले करते इसको खुद मौका फराहम किया होगा, मतलब डबल एजेंट होंगे कि भाई ठीक है आप ये कर गुजरे और हम ऐसे इंतजाम करते हैं, आपको एक मौका होगा कि भाई गिरफ्तार किया गया और हमने हमले कर दिए, कब्जे कर लिए, और ये बाहर से पूरा मैनेज किया गया। ये भी याद रखिए डॉक्टर साहब, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पहले भी बहुत अहम थी, और अब स्पेशली जबकि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, तो वो ईस्ट को मूव हो गया, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव हो रहा है। स्पेशली चाइना, इंडिया और जापान की तरक्की के बाद जो दुनिया की जो 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 पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज, सब मुल्कों ने एशिया की तरफ कर दी। तो इस वजह से पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई। तो उन्होंने इतना इस पे ध्यान ही नहीं दिया, या ये बहुत उनको भी इमरजेंसी में इसको लॉन्च करना पड़ गया कि ठीक है दोनों बाहर हैं, इस वक्त हम कू करते हैं और टेक ओवर कर लेंगे, जबकि वो खुद उसको मैनेज मॉनिटर कर रहे थे कि क्या करने लगे हैं। इसमें दुनिया की दूसरी एजेंसी भी मेरे अंदाजे के मुताबिक शामिल थी। अब देखिए कोऑर्डिनेटेड एक्शन कैसे होते हैं। अभी सोचिए पिछले दिनों सिंगापुर में जो दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का इजलास हुआ, तो चाइना जो कि दुनिया की दूसरे ममालिक, यूरोपियन का स्पेशली हरीफ है, लेकिन उसकी एजेंसियों ने भी पार्टिसिपेट किया बीच में। तो ये इस तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन था, जो कि कुछ लोग जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते उनकी तरफ से एक एक्शन था, और उसका जवाब दिया गया पाकिस्तान की फौज, हुकूमत और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक ने मिलजुल के एक मैं समझता हूँ एक उसका जवाब दिया। लेकिन जवाब डॉक्टर साहब अगर देखें तो चलें इसको बात को आगे बढ़ाते हैं। आप कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, फिर हम इसको इसके रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये कई दहाइयों तक चलेगा। ठीक है जी, कुछ हकायक हमें आए, कुछ अभी नहीं आए। ठीक है, अब मसला ये है कि नजर ये फिर आता है कि यानी जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ हाफिज साहब हैं जी, शाह साहब, आसिफ मुनीर साहब, एक ही आदमी का मुख्तलिफ नाम है। तो ये दूसरे लफ्जों में जो बगावत करने वाले थे उनसे 2 कदम आगे थी। ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा, और उन्होंने इतला भी उनको करा दी कि भाई हम ये करने वाले हैं, इमरान को पकड़ने वाले हैं ताकि वो सेटलमेंट कर लें या क्या क्या करना, उन्होंने तैयारी की, और ये 2 हाथ आगे थे, उनको पूरा मौका दिया गया। एंड दैट इज़ वाई वो कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इमरान खान का या पीटीआई का वाटर लू है। ठीक है जी। अच्छा, तो फिर इसमें अगर आगे आगे देखा जाए, जिस तरीके से अगर देखा जाए, मसलन इनके मसलन जो टारगेट्स की बात की है मियाँ वाली का, वहाँ पर तो कहते हैं कि 60 या 80 जेट फाइटर्स थे, उनको भी तबाह करना था। ये कौन सी कौम की खिदमत है? ये कौन सा नया पाकिस्तान बन रहा था जिसमें जेट फाइटर्स को तबाह करना जरूरी था? वो कहने वाले ये कहते हैं, आई वांट योर ओपिनियन ऑन दैट, कि कहते हैं कि इसमें कादियानियों का भी बहुत बड़ा रोल था। देखिए डॉक्टर साहब, चूंकि कादियानी पाकिस्तान में गैर मुस्लिम करार दिए जा चुके हैं, 1973 का आईन उनको गैर मुस्लिम कहता है। तो अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा वाकया
एक कू जिसको हम कह रहे हैं वो हुआ, तो वो हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग होना चाहिए उसको। मतलब मैं ये उसका फेवर नहीं कर रहा हूँ कि कू हुआ तो ठीक हुआ, अगर डैमेज करने वाले हैं वो हर लिहाज से उसको डैमेज करेंगे, चाहे वो मईशत के लिहाज से हो, चाहे वो माशरत के लिहाज से हो, या चाहे वो मजहब के लिहाज से हो, किसी भी लिहाज से हो, वो उसको हर तौर से पूरी तरह से डैमेज करने की कोशिश उसको उनको करनी चाहिए थी और की उन्होंने। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको इसमें थोड़ा सा और एक दिलचस्प बात बताऊं। देखिए जो तुर्की का कू था और यहाँ का जो कू था उसमें थोड़ा सा फर्क है। देखिए कू जब डॉक्टर साहब किया जाता है तो पूरे तरीके से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ये लोगों को लगाया जाता है, अपने हम ख्याल हम नवा और फेवर देने वाले, जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान में भी किया गया, तुर्की में भी किया गया था। तो तुर्की में मैं आपको बताऊं कि पहले ही गो में उन्होंने 70,000 लोगों को गिरफ्तार किया एक ही रात में। उन्होंने, चूंकि वो तैयार थे कि इनको हमने मौका फराहम करना है, ये कर गुजरे जो करते हैं, और फिर उसके बाद हमने इसको गिरफ्तार करना है। तो उन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिलचस्प बात बताऊं, उसमें जहां 40-1,000 के करीब फौजी थे। मैं यही कहने वाला था कि इन पाकिस्तान में ज़रा सी बात जब होती है, ज़रा सी मरामत ये है कि कंपैरेटिवली तो कहते हैं जी बड़ा जुल्म हो गया, नाइंसाफ़ी हो गई है। तो वहाँ पर तो तुर्की में तो हज़ारों के साथ, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आर्मी और जनरल्स एंड बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर जो है वो पकड़े गए थे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, सीनियर ऑफिसर्स की तो मैं बात आपको बताई। 40,000 तो फौजी पकड़े गए, लेकिन 24,000 जजेस पकड़े गए। उन्होंने जजेस भी, जैसे यहाँ पे जजेस अपनी मर्जी के बिठाए हुए हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, लोअर कोर्ट या अपर कोर्ट। एक मिनट जरा वजाहत यहाँ पर जरूरत है। मुझे पता है कि जब मैं टोकता हूँ तो लोग पसंद नहीं करते, तो किसने बिठाए हुए जजेस को? यानी क्या जिन लोगों ने कू किया, बगावत कर रहे थे जो लोग, उन्हीं के यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके तहत जजेस भी तैनात किए गए। डॉक्टर साहब कॉमन सेंस की बात है जो मैं बात आपको अभी बताई कि देखिए तुर्की में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, मैंने कहा 40,000 जिसमें फौजी थे, 24,000 जजेस थे, 15,000 मुख्तलिफ एजुकेशन के एजुकेशनिस्ट जिसमें टीचर्स, लेक्चरर्स, इस किस्म के लोग थे। सारे इंटेलेक्चुअल्स को पूरे मुल्क से 70,000 से ज्यादा लोगों को एक ही रात में गिरफ्तार किया गया। तो जो 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 मैंने आपको बताया कि जजेस यहाँ पे लगाए गए हैं, तो यकीनन कू करने वालों ने लगाए। ये जो 10 साल की मेहनत और 2 साल की मेहनत और 15 साल की मेहनत की बात करते हैं, तो ये पूरा इंतजाम किया गया है इसके लिए। तो जो जजेस हैं आप देख रहे हैं, जजेस किसकी फेवर कर रहे हैं? वो कू करने वालों की कर रहे हैं। वो तो कोई हुकूमत की या फौज की नहीं कर रहे, वो तो फौज को टफ टाइम दे रहे हैं। और वो जो है तो इमरान नियाजी को और उसके चेलों को फेवर दे रहे हैं। तो जाहिर बात है उन्होंने डिप्लॉय किए थे उन्हीं को। तो अब जो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, अगर इन्होंने पहली गो में उन तमाम जजेस को पकड़ लिया होता और उन तमाम जो 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 मुख्तलिफ इदारों में ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो 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 फौजी हैं इवन, उन सबको पकड़ लिया होता, तो शायद आज ये सब ऐसा ना होता। लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टर साहब बदकिस्मती ये है कि इस तरह से ओपनली और खुल के बात नहीं होती ना, शऊर है वहां पे, यानी शऊर से लोगों को बेगार रखा गया है। लोगों को शऊर के करीब नहीं जाने देते कि लोगों को शऊर आए कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तुर्की एडवांस मुल्क है, वहां तो लोगों को पता था कि क्या हो रहा है। तो इस वजह से आप सोचिए कि फौज भी मसलहतन काम ले रही है। न तो उसने तमाम उन फौजियों को जो इसमें मुलविस थे उनको गिरफ्तार किया, हाजिर सर्विस तो क्या करते कि रिटायर्ड को भी उन्होंने नहीं गिरफ्तार किया। आज और कल की बात करें, वो खुदीजा शाह को सुनते हैं कि उसको गिरफ्तार किया, जो खुद जाती तौर पे लीड कर रही थी और उसने आग लगाई कोर्कमंड हाउस में और मुख्तलिफ जगहों पे, तो उसको भी वो छोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं। तो ये यानी कि देखना देखना यह खदीजा शाह किसकी रिश्तेदार है ये भी देखना पड़ता है। अच्छा, ये एक बात ये नहीं देखा आपने कहा। बात करने लगो कि फौजी अपने बंदों को नहीं वो करते, पाकिस्तान में वो नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। वही तो छोड़ा हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने क्या कहा था, हम एक खानदान है, तो खानदान के लोगों को तो नहीं पकड़ा जाता है ना। अच्छा, हाँ ये ये आपने कहा, आपने बात की कॉमन सेंस की, इसमें होता ये है कि बहुत सी बातों को जब क्लियरली इन्हें न बताया जाए पूरी वजाहत के साथ, लोग जो है ना उसे कहते हैं कि इसमें इबाम रहेगा, इसलिए मुझे सवाल करना पड़ा। देखिए मैंने जो सवाल किया था भाई कादियानियों का, देखिए इसमें बात ये आती है कि परसों तरसों में मेरी किसी से बात हो रही थी, तो और आप तो हमेशा कहते हैं कि कादियानियों का आजकल बहुत, यानी इमरान खान के दौर में उनको बहुत अरूज मिला और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो काम करते थे। और इवन सो मच जो मदीना शरीफ में वाक़या हुआ था, उसमें एक कादियानी लीडर जो है यहाँ से गया था, जिसने उस ग्रुप की सिर्फ यानी क़यादत कर रहा था, जिसने वहाँ पर उल्लड़बाजी की थी।
सही बात है ना? देखिए डॉक्टर साहब, उस मजहबी पहलू को तो अगर हम वो जो इमरान खान का खासा है मजहबी टच नहीं है नहीं, ना, ये जरूरी इसलिए अगर है, हम नहीं ये क्योंकि पॉलिटिकल। ये जरूरी ये इसलिए है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान बेगुनाह है, और उसका ना कादियानियों से कोई तल्लुक है, ना इस जो आप कह रहे हैं कि इनकलाब लाने की कोशिश की है, इससे कोई तल्लुक है। वो तो बेचारा जेल में था। इसलिए जरूरी है कि इसको ख्वाह इसको आप मजहबी टच कहें, कादियानी टच कहें, या इनकलाबी टच कहें, वजाहत जरूरी है। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है ना कि आप इस इमरान खान की शख्सियत के ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं। तो आप देखिए जो उसका कौल व फेल है, मसलन उसकी जाती जिंदगी से शुरू करें, उसकी जवानी से लेके अभी कब्र में पांव लटकाने तक उसके हालात जिंदगी को देखें, उसकी शादियां देखें, उसके बच्चों को देखें और उसकी जिंदगी देखें, उसका कौल व फेल देखें, उसकी फोन कॉल्स ऑडियो वीडियोज देखें, उसके जो है तो क्या कह रहे थे उसको, वजीर अजम हाउस में हरीम शाह जैसी लड़कियों की आमद रफ्त देखें और उसका सारा कौल फेल किरदार देखें, फोन के ऊपर फाश गुफ्तगू देखिए। तो और उसके साथ ही उसका इस्लामी टच का नारा कि मैं मजहब इस्लामी रियासत बना रहा हूँ। तो ये सब कुछ तो इसके लिए तो किसी दलील की या उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो सब सामने की बात है। क्या उसके वीडियो सॉरी ऑडियो के ऊपर जो गंदी फाश गुफ्तगू से की, क्या वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है? और उसको उसने आज तक नहीं झुटलाया कि ये झूठ है या नहीं, गलत है। आप इसको जवाब नहीं देना चाहते सीधा इसको, चलो रहने तो इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। भाई ये नहीं है, मतलब इसमें क्योंकि मेरी भी सोसाइटी में थोड़ी सी, मुझे भी लोग जानते हैं, बातचीत होती है। उस तनाजुर में मैं सवाल कर रहा था, क्योंकि इन दिनों में आपको पता है कि नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में हूँ, और यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत हुई, और उस बातचीत के तनाजुर में इसमें सवाल कर रहा था। अच्छा चलिए आगे चलते हैं कि यानी ये मुझे बताएं कि ख्वाह इसको जो मर्जी भी नाम ले लें, नया पाकिस्तान बन रहा था, इनकलाब आ रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, इसके बाद, इसकी नाकामी के बाद आया इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मजबूत हुई है या कमज़ोर हुई है? क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट की जड़ें खो दी हैं। मेरे नज़दीक तो, मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ, मेरे नज़दीक तो इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो ज़्यादा मजबूत हो गई है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताऊं ना, जो आपने पूछा कि नया निज़ाम लाना, मुल्क लाना, निज़ाम निज़ाम का कोई चक्कर नहीं था। नया निज़ाम कोई भी नहीं ला सकता, मैं आपको जनरल बात बताऊं। उसकी बजाय कि कोई निज़ाम आएगा, स्पेस बनेगी, अगर ये अनरेस्ट होगा मुल्क में, तो उस स्पेस को भरने के लिए तालिबान पहुंच आएंगे पाकिस्तान। तो अच्छा, कोई नहीं चाहेगा, ना दुनिया चाहेगी। जो पोलिटिकल स्पेस पैदा होगी तो वो उसको फिल करने के लिए तालिबान आ जाएंगे। वो तो मतलब सामने की बात है ना। तालिबान आ सकते हैं, दाइश आ सकती है, अलकायदा आ सकती है, कोई भी आ सकता है। तो उसको वो स्पेस तो कोई भी नहीं क्रिएट करना चाहेगा। ना यूरोप, ना अमेरिका, ना एशियन कोई ममालिक, ना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई स्पेस क्रिएट हो। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, ये कू का मकसद क्या था? कू का मकसद डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ईस्ट को मूव हो रहा है, बल्कि मूव हो चुका पिछली 2 दहाइयों से। इस पे हमने पिछली बार बात भी की, पिछले महीना जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में यहाँ लंदन में हमने बातचीत की। तो मेरी तो तकरीर का खासा ये था कि जो 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 यूके की फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, इंडो पैसिफिक टिल्ट। बेसिकली ये लफ्ज था एशियन पैसिफिक, उसको उन्होंने इंडो पैसिफिक बना दिया, थोड़ा ब्रॉडर कर दिया, जिसके ऊपर चाइना के एतराजात भी हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप दुकान को खोलें और उसके ऊपर आप रखें चौधरी हाउस, और मैं आके अपना बोर्ड लगा दूं पराचा हाउस करके, पराचा कंपनी करके। तो उन एशिया पैसिफिक जो है, जो चाइना के उसके मुताबिक चाइना को सूट करता था। इंडो पैसिफिक जो है तो यूरोपियंस ने अपनी तरफ इसको खींचने की कोशिश की, स्ट्रेटेजिक उसके लिए। तो दुनिया की खींचातानी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि चाइना, इंडिया और जापान की तरक्की को देखते हुए ये सारा जो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये ईस्ट को मूव हो रहा है, दुनिया के ईस्ट को मूव हो रहा है। और इसमें जो बड़ा रोल है वो है आपके DRI। वैसे आपके आपके दोस्त के एक लफ्ज है कि आप आउट ऑफ क्रीज जाकर खेल रहे हैं, तो लंबा बहुत चौड़ा। की वजह मैं बताऊं ना। चले आगे, मुझे आगे जानते हैं। मैंने इसमें जो कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट मजबूत हुई है, मसलन इन दिनों एक नई पार्टी बन रही है, जिस तरह पीटीआई को उन्होंने बूस्टर लगाए थे वो बनाती थी, अब इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी वजूद में आ गई है।
और यानी क्या इससे जैसे जैसे मैंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट का उनका भी जी नहीं बना है कि नए नए तजर्बे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो समझता हूँ इस वक्त में, मौजूदा वक्त में ये वक्त की जरूरत थी। वो अच्छा। ऐसे वो ऐसे कि देखिए, इमरान खान को जिस तरह से उन्होंने ला के दिए थे जहाज भर भर के, लोग तो वक्त भूल जाते हैं। लोग समझते हैं ये इमरान खान घर से लेकर आए थे इन लोगों को। ये लोग इसी तरह भर भर के जहाजों में ला के दिए गए थे। इन लोगों को उनसे अलग करना जरूरी था। उनको अलग किया गया, और फिर एक ढीली ढाली सी पार्टी, जिसका नाम देखिए, अगर देखें नाम तो कोई ढंग का होना चाहिए ना पॉलिटिकल। जैसे बाप नाम रखा गया, जैसे पीएसपी नाम पार्टी बनाई गई, उसका नाम रखा गया, और जैसे उन गुब्बारों से हवा निकल गई, आप देखिए वक्त के साथ इस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी। और इसमें जो लोग शामिल हैं, जो जिन जिन पार्टियों से लिए गए थे, जो पीपल्स पार्टी से लेके शामिल किए गए थे इलेक्टेबल के नाम से, वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जो नून लीग वाले हैं वो इक्का दुक्का तरीके से इधर जाएंगे, और कुछ जो बैठे हैं वो पीटीआई को पकड़ने की कोशिश करेंगे वापस उसकी, जैसे शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग। लेकिन मैं साथ बताऊं, जो लोग कहते थे कि इमरान खान कहता है, बल्कि इमरान खुद कहता था कि खंबे को भी मैं टिकट दूं तो वो जीत जाएगा। अब उस खंबे पे वो खुद चढ़ के ना, तो फिसलता वो नीचे आए ना, और उसको कहे कि तू वोट लेके दिखा। तो बात ये है, लेकिन ये है, ये जरूर है कि सोशल मीडिया में, जो ट्विटर है, यूट्यूब है, ये फेसबुक है, स्टैब्लिशमेंट के अंदर ही वो लोग जिन्होंने कू में हेल्प की थी, वो इमरान खान को जिंदा रखे हुए हैं, और अभी तक वो उसी के वजह से जिंदा है। और आप सोचिए, एक किसी मिनट पार्टी के एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं जिनका तल्लुक है या जिनका किसी न किसी जगह पर हाथ है, वो इमरान खान को जिंदा रखे हुए हैं। देन क्वेश्चन अराइजेस व्हाई। क्या अभी उनको ये है कि फ्यूचर में दोबारा इस्तेमाल करेंगे इसको? डॉक्टर साहब, दोनों वजह हो सकते हैं। एक वजह जो मैंने आपको पहले बताई कि तुर्की में, चाहे वो फौजी थे या गैर फौजी थे, 40-40 हजार फौजी जहां पे पकड़े गए, इस हद तक हुआ कि आप सोचिए कि इंसर्जिक एक जगह है तुर्की में, वहां पे अमेरिका ने तुर्की से किराए पे लिया हुआ है, और वहां पे एटम बम रखे हुए, न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए। वो तुर्की के तलिबान ने जाके वहां पे कब्जा कर लिया, और वो अपने कंट्रोल में ले लिए। अभी 2023 में, यानी 2016 में उन्होंने कंट्रोल किया, और अभी 2023 की जनवरी में तुर्की ने उसको वापस गिव एंड टेक के ऊपर हैंड ओवर किया, वापस दिया। यानी इतनी खौफनाक सूरत हाल बन गई थी। तो तुर्की ने वहां पे कुर्बानी दी, अपने फौजियों के भी, जजेस की भी, और जो जो उस coup में शामिल थे उन सबको केफर किरदार तक पहुंचाया। जबकि पाकिस्तान में, मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी अभी बात की है मैंने, कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। वहां तो जो है तो खुदीजा शाह को बचाया जा रहा है, जो एक जर्नल की पता नहीं नवासी है, पोती है, ये तो फिर सिलसिला चलता रहेगा कि भाई पोती की पोती की पोती की पोती। ऐसा तो कोई नहीं होना चाहिए ना। तो बात यह है कि जो उसके coup के हामी लोग थे, जो लेकर आए थे, वो अभी भी अपनी जगहों पे मौजूद हैं। चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट है, या वो फौज है, मिलिट्री है, वो लोग अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो अगर पहले ही हल्ले में इनके ऊपर हाथ डाला जाता, पकड़े जाते, तो शायद ये फितना खत्म हो चुका होता। लेकिन आपकी बात कि इसको जिंदा रखने का मकसद ये है कि शायद दोबारा इस्तेमाल किया जाए, और ये भी मुमकिन है कि इस खौफ से कि चाहे वो फिर लोग गिराव जलाव करना शुरू ना कर दे। हालांकि उसमें टोटल मुश्किल से 5 से 10 हजार लोगों ने हिस्सा लिया था उस coup में। तुर्की के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तुर्की में तो टैंक सड़कों पे चल रहे थे, हवाई जहाज उड़ रहे थे, उनसे बम गिराए जा रहे थे, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। तो वहां पे तो कत्लेआम हुआ था। ये 2016 की बात है। अच्छा, जिन जिन नाजरीन को खतीजा शाह का पता नहीं है, वो प्राचा साहब भी कह रहे थे कि ये एक साबका आर्मी चीफ आसिफ नवाज जुआ थे, उनकी निवासी है, और काफ़ी कनेडियन सिटीज़न है ये भी है, और काफ़ी अमीर खातून है। तो लेकिन उस पर जराइम भी काफ़ी सीरियस हैं, लेकिन जो पावरफुल पीपल हैं उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक बात ये भी है प्राचा साहब, कि इमरान को भी कुछ पावरफुल जो लोग हैं बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, उनमें से भी कुछ लोग हैं। लेकिन सुना है कि आफूज साहब जो हैं या शाह साहब जो हैं, वो कहते हैं बजीद हैं कि नहीं, इसको भी सजा मिलेगी और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इस पर कुछ तबसरा करेंगे? बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, एस्टेब्लिशमेंट या पावरफुल या बार की बात हम क्या करें। स्ट्रेट और सीधी सी बात है कि उसने खत लहराया, अमेरिका को गालियां दी कि ये अमेरिका ने मुझे मेरे खिलाफ साजिश की, ये सब कुछ किया। लेकिन उस हकीकत, उस साजिश का ढोल का पोल उस दिन खुला जब इसको इख्तिदार से उतारा गया, और इसको जब इसके हवालियों पे जब हाथ डाला गया, तो अमेरिका में
60 से ज्यादा कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने इसके हक में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसा तो तुर्की के वाले चक्कर में, फतेहुल्लाह गोंदल के चक्कर में भी नहीं तो होगा। तुर्की ने मुतालबा किया था अमेरिका से कि इस शख्स को हमारे हवाले करें, तो अमेरिका ने कहा था आप इसके खिलाफ सबूत दें तो हम हवाले करने को तैयार हैं। अब मुझे नहीं पता उसका बना क्या बना, अभी तक वो वहीं पे है। लेकिन मकसद ये है कि ये तो सीधी सीधी बात है, इसमें तो चार वाली बस बात है कि अमेरिका और यूरोपियंस को, आप सोचिए बरतानवी मीडिया या अमेरिकी मीडिया या उसकी गिरफ्तारी के मुतालिक क्या बात कर रहा है। वो ये नहीं कहते कि एक शख्स पे चोरी का इल्जाम था, करप्शन का इल्जाम था, उसको गिरफ्तार करने को वारंट लेके पुलिस पहुंची, उसने पेट्रोल पंप फेंक के अपने लोगों से तोड़फोड़ करवाई। फिर दूसरा उसके ऊपर जो है तो प्रॉपर्टी टाइकून से रिश्वत लेने करप्शन का इल्जाम था, और जब उस पर हाथ डालने की कोशिश की तो उसने जो है तो मुल्क के स्ट्रेटेजिक असेट्स पे, फौज पे हमले करने शुरू कर दिए। तो बजाय उसको टेररिस्ट कहने के उन्होंने जो है तो ये कहना शुरू कर दिया कि आप हाथ हल्का रखें और हम नजर रखे हुए हैं और हम इस तरह से। तो और जो हाफिज साहब की जो आपने बात की कि वो हाथ डालना चाह रहे हैं, हाथ डालने वाले चक्कर डॉक्टर साहब कोई भी नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। उसकी वजह ये है, मसलियत भी हो सकती है, या वो दूसरा जो आपको एक्शन है वो भी हो सकता है। हाँ, इस बात को वो खींचते चले जाएंगे। अच्छा प्रशांत साहब, एक बात हो रहा है कि चूंकि कहा जाता है कि इमरान खान जैसा मुहब्ब वतन पाकिस्तान में नहीं है, तो इसकी उबुल वतनी का मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। भाई, जो पिछले दिनों उसने इंटरव्यू दिया है एक अमरीकी अखबार को, तो उसने उसमें क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान जो है ना, इसकी जो फौज है, मतलब ये लोग इसलिए खामोश हैं कि अमेरिका के मफदात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, और जो यूक्रेन में लड़ाई जारी है उसमें पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है और यूक्रेन की मदद कर रहा है। और इसको इस तनाज़ुर में देखा जाता है कि जो ब्लॉक, जिस ब्लॉक का आपने जिक्र किया था, इस वक्त पाकिस्तान ने रशिया के साथ अपने मामला ठीक किए, और तेल का भी कारोबार हो रहा है, दूसरी चीज़ें भी हो रही हैं, बहुत सी सहूलतें जो है ना पाकिस्तान को दे रहा है रशिया, और जो पूरा ब्लॉक बना हुआ है जिससे पाकिस्तान को मदद मिल सकती है। तो इस वक्त पर इसने एक और कहते हैं कि एक लिहाज से निबाम बम फेंका है रशियन और पाकिस्तानी ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए। अगर ये साबित हो जाए या शक भी बढ़ जाए कि पाकिस्तान यूक्रेन में मदद कर रहा है रशिया के खिलाफ, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के और रशिया के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। तो इसने तो हर वो काम करना है और हर वो काम किया है जिससे पाकिस्तान की नेशनल जो ना मफादात हैं उसको नुकसान पहुंचे। इस पर कुछ तबसरा करेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश तो नहीं है। ये तो आप अभी की बात करें ना, वो तो शुरू से ये कहता आया है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। फिर उसने ये कहा, और एक बार नहीं कई मौकों पे कहा, फिर उसने ये कहा कि पाकिस्तान में आग लग जाएगी, दूसरे लफ्जों में गोया आग लगा दूंगा। तीसरी बार वो ये कहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। तो ये दरअसल उसके जज्बात और ख्वाहिशात हैं जो अल्फाज का रूप इख्तियार करके उसके मुंह से निकलते हैं। ये उसकी अंदरूनी सोच है पाकिस्तान के मुतालिक, ये वो पाकिस्तान के मुतालिक जज्बात रखता है, पाकिस्तानी अवाम के मुतालिक, पाकिस्तानी सोच के मुतालिक और पाकिस्तान के मुतालिक उसकी ये सोच है। और जो बात आपने हाफिज साहब की उस सिलसिले में भी मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, कि देखिए पाकिस्तानी फौज, मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये मैदान जो है तो हौसले से मारे जाते हैं, हिम्मत और हौसले से मैदान मारे जाते हैं, सोच से नहीं मारे जाते। वो जो कहा ना, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। बात यह है डॉक्टर साहब कि अभी कुछ दिन पहले जल्दबाजों की वीडियो देखी जिसमें वो एक अफगानी उसकी इंसल्ट कर रहा था। उसने जल्दबाजों होने से इनकार कर दिया, उसने कहा मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं ही नहीं, या था ही नहीं, मैं वो हूं ही नहीं जिसको आप देख रहे हो। कुछ लोग फिर उसको कवर करने के लिए कहते रहे कि बाद में डब हुए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने सामने बात की, उसने फिर बीबीसी को इंटरव्यू दिया कि मैंने इसकी इंसल्ट की और इसके सामने की। लोग सब पता है उसने क्या कहा? उसने उसको कहा, गालियां तो दी, उसने कहा कि ये देखो इसकी बेटी वो थी, गालिबन वो बेटी समझा कि वो यहाँ पे आधे कपड़ों में फिर रही थी, निकर में फिर रही थी, निकर लफ्ज उसने यूज किया। और फिर उसने कहा कि ये शख्स अफगानिस्तान में जिहाद की बात करता है, ये कलीसा में गया। कलीसा आपको पता है चर्च को कहते हैं, फारसी जुबान में कलीसा चर्च को कहते हैं। कहते हैं ये कलीसा में गया और कलीसा से बाहर निकला, दो बार यूज किया, फिर तीसरी बार कहा कलीसा की सीढ़ियों में बैठा हुआ है।
तो ये जिहाद की दावत कैसे देता है और कैसे जिहाद की बातें करता है। अच्छा, तो फिर मुझे डॉक्टर साहब अरोड़ा सिंह का एक इंटरव्यू याद आ गया। अरोड़ा सिंह वो जनरल था जिसके आगे जनरल न्याजी ने बांग्लादेश में हथियार फेंके थे 93,000 फौजियों ने, जिसको ये जनरल बाजवा डिफेंड भी करा था। तो डॉक्टर साहब अरोड़ा सिंह ने उस इंटरव्यू में कहा था कि मैंने जनरल न्याजी को कहा, जब मीटिंग हुई बांग्लादेश में, इनको आपस में मीटिंग हो रही थी, जंगी जारी थी, तो उसने कहा न्याजी आपके पास 3 घंटे आप हथियार फेंक दें। तो न्याजी ने कहा उसको, जनरल न्याजी ने, ये अरोड़ा सिंह के अल्फाज इंटरव्यू मौजूद है ऑनलाइन, आप दे सकते हैं। तो कहता है कि अरोड़ा सिंह ने कहा कि जनरल न्याजी ने मुझे कहा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दे। उसने कहा 3 दिन की नहीं, 3 घंटे से ज्यादा 1 सेकंड की भी नहीं है, और इसके बाद मैं आपकी जिंदगी की या आपकी फैमिली की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो उसने कहता है 3 घंटे के अंदर हथियार फेंक दिए। तो डॉक्टर साहब बात यह है कि जब ये फौजी जर्नल जो पाकिस्तान में बैठे होते हैं, तो वो जो एक परिंदा होता है आसमान की तरफ टांगे करके कि मैंने पाकिस्तान के ऊपर खड़ा जो आसमान है अपनी टांगों पे उठा रखा है, अगर मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या जनरली से हटाया गया तो ये आसमान को गिर पड़ेगा पाकिस्तानियों के ऊपर, ये मारे जाएंगे। और फिर जैसे ही वो रिटायर होता है वो फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और यूरोप का रुख करता है। तो बात यह डॉक्टर साहब कि ये कॉन्फिडेंस से होता है, ये मेजर्स स्ट्रिक्ट मेजर से लेने से होता है, और राइट टाइम पे राइट डिसीजन करने से होता है। ऐसे नहीं होता कि सोचते रहे कि वो सजा देंगे और वो जजा देंगे। अच्छा सर, टाइम खत्म हो रहा है। लास्ट मिनट में आप ये बता दें कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब यही हुकूमत चलती रहेगी, और मुझे जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इलेक्शन हुए तो अनारकी होगी, ये मेरा ख्याल है काफी पहले मैं बता चुका था आपको। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि 2024 में, मुमकिन हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन नहीं होने वाले। 2023 में तो नहीं होंगे आप कह रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, 23 में नहीं हो सकते, 24 में भी शायद ना हो पाए, इस साल नहीं हो सकते। ये जो मुकदमे वगैरह हैं ये चलेंगे। मुकदमे तो यकीनन इसी तरह से चलते रहेंगे, और नवाज शरीफ को ये बुलाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अभी भी उन्होंने थोड़ा सा उसको रिलैक्स करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि नवाज शरीफ जाएगा, जो मैं शुरू से इसका मुखालिफ रहा हूँ कि उसको नहीं जाना चाहिए, और मुझे नहीं यकीन कि वो जाएगा। क्या उसके लिए भी कुछ जाल तैयार हो सकता है। देखिए डॉक्टर साहब, स्टैब्लिशमेंट से उसने टक्कर तो ली है, और हर कोई तो इमरान नियाजी नहीं हो सकता। तो लेकिन गो के इस वक्त नवाज शरीफ के ताल्लुकात सऊदिया से, रूस से, तुर्की से, सबसे बहुत बेहतर हैं, लेकिन फिर भी हिर्ज मातकद्दुम के तौर पे मैंने जैसे पहले बताया आपको कि पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट पे आप भरोसा नहीं कर सकते, तो वो नहीं करेंगे। चलो एनी प्राची साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। मुझे नज़र आता है कि शायद हमें एक सेशन और करना पड़े, अब अभी भी बहुत से पहलू रह गए हैं। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी, और अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स प्लीज़ डू मेक देम, एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।